चलो बेटा, हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट किया था ना, तो आप लोग उसको रिवाइज करो। और हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो एक बार रिवाइज करो। तो हम लोगों ने कल मोनोहेरोटॉप समझा था ना, मैंने आपको समझा दिया था। हालांकि किताब अभी पढ़ाना बाकी है, तो सभी लोग बैठ जाओ अच्छे से। और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अगले उसका, ठीक है। अभी पढ़ने के लिए रह गया ना, किताब पढ़ने के लिए रह गई ना। चलो मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग किताब ही पढ़ेंगे। बेटा आप लोग मोनोहेरोटॉप से एक बार रिवाइज करना दीजिए। चलो आप लोग बताओ, चलो अगले से बताओ, तुम बताओ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? वंशागति। चलो वंशागति का मतलब बताओ। तुम नहीं आई थी, छुट्टी मत करो जेनेटिक्स में, ठीक है। मैंने पहले कहा था। उससे पीछे आप बताना इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। नहीं आई थी तो मैं क्या करूं? उससे पीछे बताओ, तो तुम लोग बताओ। इस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? हाँ बताओ बताओ, इनहेरिटेंस का मतलब बताओ। नमस्ते। हाँ ठीक है, मैंने कहा था इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स ट्रांसफर पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि बच्चों से जो कैरेक्टर अपने माता पिता में ट्रांसफर होते हैं, उनको उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। चलो तुम बताओ, तो छुट्टी कर रही है। वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन से क्या मतलब है? विभिन्नताएं। विविधता नहीं, वो तो डाइवर्सिटी होती है। विभिन्नताएं, जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स दोनों लंबे हैं, बच्चा कैसा हो गया, बौना हो गया, तो इसका मतलब क्या है? विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस, ठीक है। चलो आप पीछे हटो। ये बताओ फिनोटाइपिक रेशियो में बताया था, या फिनोटाइप से क्या मतलब होता है? फिनोटाइप का मतलब क्या बताया था मैंने? नहीं बताया? तो जल्दी से रिवाइज करो एक बार। आप बताओ दोनों, फिनोटाइप से क्या मतलब है? फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से जो हमें दिखता है, वो उसका क्या होता है? फिनोटाइप। जैसे मैंने कहा था, मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन वो प्लांट हमें कैसा दिख रहा है? टॉल। तो टॉल उसका क्या हो गया? फिनोटाइप। समझ गए? आप बताओ जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? उसके एलील्स को देखना ना, सही है। जीन्स का मतलब होता है, हाँ बोल सकते हैं, और हमें जीनोटाइप का मतलब बोल सकता हूँ जीन्स वगैरह, उसके एलील को देखना क्या कहलाता है? जीनोटाइप। किस टाइप की एलील है, ठीक है। चलो आप बताना बेटा, आप बताओ डोमिनेंट का मतलब क्या बताया था मैंने?
हाँ, मैंने कहा था एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट का मतलब क्या था? चलो रिवाइज करो, तुम बताओ मुस्कान बताओ, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, डोमिनेंट का मतलब बताओ मुझे। जो कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट होता है, सही है। और दूसरा कौन सा होता है? रिसेसिव। चलो सब बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में कैसी कंडीशन मिली थी? सारे टॉल थे, लेकिन अगर हम उसका जीनोटाइप देखें तो कैसा था? हेटेरोजाइगस। F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं था, तभी तो उनने सेल्फिंग कराई थी, वरना क्यों कराते भाई? ठीक है, चलो उससे पहले आप बताओ बेटा, उससे पीछे ये बताओ, हमें F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो कौन सा मिला, क्या मिला था? सिंपल सा है, फिनोटाइप बताओ। 3:1, 3 थे टॉल और 1 था स्मॉल। आप तीनों पीछे बताओ, जीनोटाइप रेशियो क्या था? आए थे आप लोग 1:2:1। ठीक है बेटा, आपको देखो जेनेटिक्स में डेली आना पड़ेगा, अगर आप डेली नहीं आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कुछ टर्म आपको ध्यान रखनी है, सही है, बहुत अच्छे से। चलो तुम बताओ फिर से, ये बताओ सीड कलर डोमिनेंट में क्या लिया था? सीड कलर ग्रीन और ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रिसेसिव। फिट जाओगे, सीड कलर येलो लिया था, येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव। हाँ ग्रीन रिसेसिव था। चलो बीरबल बताओ, ये बताओ ए पॉड कलर डोमिनेंट के लिए था, रिसेसिव के लिए था? मैंने पॉड कलर, पॉड मतलब फली का कलर, हाँ डोमिनेंट क्या था, रिसेसिव क्या था? और येलो रिसेसिव, ठीक है। चलो और बताओ, कौन बताएगा? चलो मुस्कान बताएगी। बताओ मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया था? हाँ पहला। दूसरा बताओ, क्या कोई बच्चा यहाँ बता सकता है? 7 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, 7 वो कौन कौन से लिए थे? सारे एक तरफ से, खाली नाम बस, क्या क्या लिए थे? चलो बताओ। पहले हाइट लिया था, टॉल डोमिनेंट रिसेसिव डॉग। हाँ फिर पॉट का शेप दिया था, सीड का शेप दिया था। हाँ बता, कैसे भी दो लेकिन बता दो खाली बस, पहले उसे नहीं था। स्फेरिकल और वो था स्फेरिकल कहाँ था? राउंड और रिंकल। हाँ और बताओ। और फिर फ्लावर की पोजीशन थी। हाँ एक लेयर जो थी वो डोमिनेंट थी और टर्मिनल वाली हाँ रिसेसिव थी। इसके बाद और फिर कलर था फ्लावर का, हाँ वायलेट कलर डोमिनेंट था और रिसेसिव वाइट कलर था। फिर और बता, पता नहीं कितने हुए, तुम बताते रहो, मैं समझ जाऊंगा सारे हो गए। पॉट शेप थी, फुल ऑफ कंस्ट्रक्टेड और स्टेम हाइट थी, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता है सब बच्चों को, डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, और आप लोगों को पता होगा कि क्रॉस मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे, मैंने आपको भी मोनोहाइब्रिड बताया ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम किताब पढ़ने पहले, ठीक है, उसके बाद हम अगले बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बेटा ध्यान से सुनो, देखो एक केस होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कल कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का मतलब ये था, मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, उन्होंने 6 कैरेक्टर सेम ले लिए दोनों में पेरेंट्स में, और एक लिया डिफरेंट, एक ले लिया प्योर टॉल और एक ले लिया प्योर ड्वार्फ। ये बात समझे आप लोग? मेंडल यहाँ देखना चाह रहे थे कि अगर एक पेरेंट्स मान लिया कैसा है, टॉल है, और एक कैसा है, ड्वार्फ है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो किस रेशियो में होंगे। हमको कभी भी लगता है ना कि दोनों पेरेंट्स टॉल होते हैं, बच्चा कैसा हो गया, बौना हो गया, दोनों पेरेंट्स गोरे होते हैं, बच्चा कैसा हो गया, काला हो गया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस, किसके पास, एक पेरेंट्स के पास। यहाँ खेल यही तो था मेन, जो मेंडल समझना चाह रहे थे वो क्या था
एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, फिर आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखो मेंडल ने बेटा जब मोनोहैबिट क्लॉज दिया था उसके बाद उन्होंने दो लॉ भी दिए थे। पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या दिया था, और एक लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये पहले समझ लो क्या है, ठीक है। देखो बेटा यहां पे समझो आप लोग, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि बेटा मेंडल जो थे, यहां देखो, जो मेंडल थे उनको एक्चुअली में डीएनए के बारे में नॉलेज नहीं थी, ना उन्हें पता था क्रोमोसोम पैटर्न के बारे में। वो तो एक चीजें अपने तरीके से समझा रहे थे कि एलील क्या होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, वो सब समझा रहे थे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे, आप लोग ही बताओ, सुनो ध्यान से। मैंने मान लिया टॉल कोई प्लांट है, कैसा है, टॉल है। एक प्लांट में मान लेता हूँ, कैरेक्टर मान लेता हूँ ड्वार्फ, यानी कि इन्होंने स्टेम की हाइट ले ली। क्या ले लिया, स्टेम की हाइट। अब इन्होंने कहा था एक जीन के एपी कितने होते हैं, दो ही तो होते हैं। तो हमने सिंबलाइज करने के लिए टॉल के लिए कैपिटल टी ले लिया और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ये बात समझे आप लोग। तो मैंने क्या किया, टॉल के लिए मैंने ले लिया कैपिटल टी, ठीक है। ड्वार्फ के लिए मैंने क्या ले लिया, सही है। अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, अगर मान लो कैपिटल टी है तो ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस। कैसी है बेटा, होमोजाइगस। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी का कठिन लगे, आपको लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उससे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जेनेटिक्स में अगले बढ़ेंगे नाम बार बार आएंगे, तो मैं एक बार तो बता दूंगा, उसके बाद मैं डेली इतना कहूंगा कि होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, या डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना। होमोजाइगस का मतलब है सेम एलील। अब आप लोग बताओ, ये क्या प्योर टॉल नहीं है, ये प्योर टॉल है, क्योंकि इसके दोनों ही एलील कैसे हैं, कैपिटल टी वाले। क्योंकि देखो मैंने टॉल के लिए कैपिटल टी, अगर मान लो स्मॉल टी है, ये कंडीशन कौन सी होगी, होमोजाइगस। और ये प्योर ड्वार्फ है, कैसा है। अब मेंडल यहाँ पे सोच रहे थे कि अगर मान लिया कंडीशन ये वाली बन गई, ये कैसा है, ये भी होमोजाइगस है। और बेटा यहाँ पे देखो, अब एक बात क्यों मैं कह रहा हूँ प्योर है, क्योंकि बेटा अगर इसका गैमेट बनेगा तो एक गैमेट आएगा स्मॉल टी, एक गैमेट आएगा स्मॉल टी, लेकिन ये रहेंगे तो स्मॉल टी, क्या रहेंगे, स्मॉल टी रहेंगे ना। लेकिन तीसरी कंडीशन थी, वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। कैसे होती है, इसका मतलब यहाँ पे इतना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे बेटा मेंडल ने ये कहा था कि मान लिया किसी का एक पेरेंट्स टॉल है और एक पेरेंट्स कैसे ड्वार्फ है, मतलब एक बौना है एक लंबा है। लंबे वाले से एलील आया ये और बौने वाले से आया ये। बच्चे मानिए लंबा हो गया, अब आप कहोगे तो एक कैरेक्टर कहाँ गया मम्मी वाला, तो बेटा यहाँ पे मेंडल ने एक लॉ दिया था, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने ये कहा था हमेशा एक एलील जो होता है वो अपनी डोमिनेंस शो करता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये प्लांट, अब आप सुनो, ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट टॉल होगा लेकिन इसका फिनोटाइप टॉल होगा, क्या होगा, लेकिन क्या ये प्योर टॉल है, आपको दिख रहा है टॉल है। और बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी तो मैं सिंबलाइज कर रहा हूं, तो आपको पता लग रहा है कि आप किसी एनिमल के अंदर एलील दे सकते हो, कौन सा है, नहीं। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं उसके पेरेंट्स को देख के। क्या अगर मैं टॉल हूं तो आपको क्या पता कि मैं प्योर टॉल हूं या प्योर या वैसे वाला हूं, हेटेरोजाइगस वाला हूं, आपको तो नहीं पता है ना। मेरे पेरेंट्स से क्या समझ सकते हो कि पेरेंट्स अगर दोनों टॉल है तो हो सकता है कंडीशन की प्योर टॉल है, और अगर एक पेरेंट लंबे हैं एक पेरेंट छोटे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर कंडीशन हो सकती है हेटेरोजाइगस वाली, और मेरे बच्चे के अंदर वो एलील जा सकता है स्मॉल टी वाला, लेकिन मेरे पेरेंट दोनों लंबे, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस है तो यहाँ पे क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे ये है। अब बेटा एक बात सुनो, ये प्लांट टॉल है, जब इसके गैमेट बनेंगे तो आधे स्पर्म होंगे ये वाले, समझे बात को, और आधे स्पर्म होंगे स्मॉल वाले। अब मान लो बच्चे के अंदर जो स्पर्म ये वाला फर्टिलाइज कर गया तो बच्चा कैसा हो जाएगा, बौना। अब चाहे फीमेल टॉल हो या फिर ड्वार्फ हो। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा चांस रहते हैं 50-50%, समझे बात को। ऐसे जैसे मेंडल ने जब F2 सेल्फिंग कराई थी तो वहां सारे प्लांट के टॉल नहीं थे ना, लेकिन उसमें भी 25% कैसे बच्चे हुए, ड्वार्फ यानी कि बौने। तो इससे पता लगता है कि टॉल अगर दोनों टॉल हैं तो पहले ये देखना जरूरी है कि वो प्योर टॉल है या फिर
हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर हेट्रोजाइगस है तो वो बच्चा में कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब मेंडल ने क्या किया था, मोनोहैबिट क्रॉस देने का मतलब उनका क्या था, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने ये कहा था कि जब दो एलील होते हैं तो ये जब गैमीट में जाते हैं, गैमीट मतलब स्पर्म में या एग में जाते हैं, तो हमेशा इंडिपेंडेंस शो करते हैं, यानी ब्लेंडिंग नहीं करते। अगर कैपिटल टी तो एक टी जाएगा एक सेल के पास, एक टी जाएगा। ये बात अब मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो हमेशा 50% एक गैमीट के पास जाते हैं, 50% एक के पास। मतलब 22 प्लस एक्स का एक स्पर्म होगा और 22 प्लस वाई का एक स्पर्म होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कोई से 23 आके एक सेल में चले जाएंगे, कोई से 23 एक सेल में चले जाएंगे। मैंने कहा था एक पेयर का एक क्रोमोसोम जाता है एक सेल के अंदर, और दूसरे उसी पेयर का एक क्रोमोसोम जाता है दूसरी सेल के अंदर। ये बात समझे आप लोग। तभी तो हमारी डिप्लॉइड सेल कैसे बन जाती है, हैप्लॉइड। भाई 23 क्रोमोसोम पापा से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मम्मी से। अब हम अगर एलील की बात करें तो मैं नहीं बोल सकता हूँ 23 एलील पापा के 23 एलील मम्मी के, और दोनों मिलके एक बच्चे का जीनोटाइप डिसाइड करते हैं कि उसका जीनोटाइप कैसा होगा, और जैसा जीनोटाइप होता है वैसे उसका क्या होता है, फिनोटाइप। समझ गए बात। खाली बच्चों, अब ये मेंडल यहाँ पे यही तो करना चाह रहे थे, वो देख रहे थे कि कैरेक्टर का ट्रांसफर जो होता है वो किस टाइप से होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। और ये समझना उस टाइम के लिए बहुत ही रोचक बात थी, जिस टाइम लोगों को ये ना पता हो क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है और जीन्स क्या होते हैं। ये कितनी रोचक बात थी उस टाइम के लिए, लेकिन मेंडल ने वो कर दिखाया जो मुझे लग रहा है कि आज भी उस टॉपिक पे बात करने से लोग बचते हैं। जेनेटिक्स मतलब सोचते हैं पता नहीं क्या है, और मेंडल ने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, और कितना दिमाग लगाया हुआ उन्होंने। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ढूंढे होंगे कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, भाई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर समझते हो क्या होते हैं। देखो कितने मेंडल ने पी प्लांट में कितने मिले थे, 7। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, मान लो ये मार्क ये है पेन, ये इस दुनिया में अकेला पेन होता, तो इसको हम किसी बेसिस से डिफाइन कर पाते क्या, नहीं। ना तो मैं इसको अच्छा कह पाता, ना ही इसको बेकार कह पाता, क्योंकि ये एक ही तो है। अब मान लिया मैंने इसके कंपेयर में कोई अच्छा पेन रख दिया तो ये कैसा हो जाएगा, बेकार। और अगर इसके कंपेयर मैंने बेकार पेन रख दिया तो कैसा हो जाएगा, अच्छा। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा किसमें होते हैं, कपलेट मतलब डबल में होते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। भाई अगर मैं कह दूं, किसी आपसे कह दूं कि कान के बेसिस बताओ कि ह्यूमंस कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे सर कान का कैसा कैरेक्टर होगा, सबके पास ही 2 होते हैं, तो कैरेक्टर हुआ क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ हाइट के बेस पे, तो आप बता दोगे सर टॉल लोग होते हैं और कैसे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया, ड्वार्फ, वो कंट्रास्टिंग। अच्छा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, लेकिन उनकी ट्रेट कितनी थी, 40। कितनी थी, ट्रेट का मतलब होता है वो कैरेक्टर कितनी ट्रेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि कलर है ह्यूमन का, वो 2 टाइप के होते हैं, या तो कोई गोरा होता है या कोई काला होता है। अब कोई हरा भी होता है, और एक कलर इंसान में पीला भी होता मान लो, तो आप लोग बताओ कलर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाता। अभी कितने का ट्रेट है, 2, लेकिन फिर कितनी होती, 4, क्योंकि एक पीला भी आदमी है, एक हरा भी है, एक काला भी है और एक गोरा भी है, तो 4 ट्रेट हो गई। ऐसी मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, लेकिन उनकी ट्रेट कितनी थी, 14। बच्चे बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और ट्रेट को एक ही बात रट लेते हैं, या तो वो ये रट लेंगे 7 पेयर हमेशा ट्रेट होती है, ना कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और 7 क्या होते हैं, खाली कैरेक्टर्स। ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अगर 14 लगाने हैं आपके तो क्या होंगे, ट्रेट लिखा हुआ क्वेश्चन में, और अगर खाली लिखा हुआ है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो कितने लगाओगे, हमेशा 7। समझ गए। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको मोनोहैबिट क्रॉस, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पहली बता चुका हूँ, किताब से हम लोग पढ़ेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन पहले आप समझना चाहिए इसे, ठीक है, जिससे आपको पल्ले पड़ जाए अच्छे से। मैंने आपको ये बताया था बच्चों कल, मैंने कहा था मेंडल ने क्या किया, पहला क्रॉस दिया जिसको हम बोलते हैं मोनोहैबिट क्रॉस। इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या बोलते हैं, एक जीन को लेके मेंडल ने क्रॉस करवाया था, एक जीन को लेके। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट में, तो 6 कैरेक्टर तो सेम लिए होंगे, लेकिन एक कैरेक्टर को एक पेरेंट में लिया डोमिनेंट, और दूसरे पेरेंट में क्या लिया रिसेसिव, यानी कि ड्वार्फ वाला। तो इन्होंने क्या किया, सुनो समझ लो एक बार फिर से। इन्होंने लिया बेटा स्टेम हाइट का लिया, हालांकि यहाँ पे ध्यान रखना, मैं स्टेम हाइट ना लेके कुछ और भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, मैं कलर ले सकता हूँ, शेप ले सकता हूँ, लेकिन जो मेंडल लिया वही मैं लूंगा। मैं कौन सा उल्टा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है, वही ले लेते हैं। तो स्टेम हाइट में आपको पता है एक होता है, एक पेरेंट लिया टॉल और एक लिया
ड्वार्फ। और ये प्योर प्लांट थे। कैसे थे? प्योर का मतलब है कि इसके जो एलील होंगे वो होंगे कैपिटल टी और इसके एलील होगा स्मॉल टी। और बेटा जनरेशन कौन सी है? पेरेंटल। कौन सी है? पेरेंटल। यानी कि ये हम बोल सकते हैं ये जनरेशन है पेरेंटल जनरेशन। ये बात समझे आप लोग? बताओ, इन्होंने एक पेरेंट से लिया प्योर टॉल और एक ले लिया प्योर ड्वार्फ। ये देखना ये चाह रहे थे कि बच्चे कैसे होंगे, मतलब बीच वाले होंगे, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा बौने, या कतई प्योर बौने होंगे या प्योर लंबे होंगे, कैसे होंगे, आधे बच्चे लंबे होंगे आधे बच्चे बौने होंगे, ये देखना चाह रहे थे। अब इन्होंने कुछ अजीब देखा। बेटा आप लोग बताओ, ये तो एलील हो गए, पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे? गैमीट। क्या बनाएंगे? गैमीट तो बनाओगे ना। तो गैमीट मैंने क्या था बनाते हैं तो हैप्लॉइड सेल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एलील क्या बनाते हैं? सेपरेट। तो एक सेल के पास ये एलील जाएगा और एक सेल के पास ये एलील जाएगा। समझ गए आप लोग? ये क्या बन रहा है? गैमीट। गैमीट का मतलब जैसे हम लोगों में स्पर्म बनते हैं, तो ये गैमीट बन गए। और बेटा यहाँ पे देखो एक आएगा ये स्मॉल टी और एक आएगा स्मॉल टी। अभी आप लोग बताओ गैमीट नहीं बन गए? ये समझ गए आप लोग? गैमीट बन गए। अब हमें क्या करना है? हर गैमीट का हर गैमीट से क्रॉस करना है, एक मेल का एक फीमेल से, फिर दूसरा का मेल के दूसरे फीमेल से। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। यहाँ देखो, इसका मैं एक बार इससे क्रॉस करवा दूंगा, मैं हर कंडीशन देखूंगा ना। अगर मैं एक देख लेता, हो सकता है ये वाला इसको फिक्स करे तो मैं चारों कंडीशन देख ले रहा हूँ लाके। तो बताओ क्या आएगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मैं फिर इससे करवा दे रहा हूँ, कैपिटल टी, अरे सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी होगा, वो सॉरी ये कैपिटल टी है ना, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात समझे आप लोग? अब ये एक यहाँ देखो, आप लोगों को ये लग रहा है कि सर हमें तो हेटेरोजेगस कंडीशन दिख रही है, मेंडल को नहीं दिख रही थी। मेंडल तो एक क्वेश्चन ना कि सिंपलाइज कर रहे थे वहां पे, वो तो क्रॉस करवा के देख रहे थे रियल में, मतलब मटर के प्लांट ग्रो कर रहे थे वगैरह, वो ऐसे देख रहे थे। ऐसा नहीं उन्होंने कॉपी से एक्सपेरिमेंट किए हैं, अबे गधो गार्डन में जाके किए हैं, समझ रहे हो? तो सुनो, उन्हें सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल। अब मेंडल चक्कर में पड़ गए कि बौने वाला कैरेक्टर कहाँ गया, क्योंकि जब मेल, अगर हम मानते हैं कि पापा मम्मी कैरेक्टर आ रहे हैं बच्चों में, तो मम्मी तो बौनी है ना, तो बच्चे भी तो आधे बौने होने चाहिए, लेकिन सारे कैसे थे? लंबे थे। अब हम तो ये सोच रहे हैं मम्मी को हमेशा क्यों दिखाते हो ऐसा समझ रहा हूँ। यहाँ देखो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे कैसी थी बेटा? हेटेरोजाइगस। सही है, कैसे थी? अब सुनो, इनके मन में दिमाग आया कि बौने वाला कैरेक्टर देखना है, कहाँ गया? तो इन्होंने क्या किया? अरे ये तो इन्होंने इनके भी सैंपलिंग कराई। आप लोग सैंपलिंग का मतलब समझते हो? सैंपलिंग का मतलब जो F1 जनरेशन मिली थी नहीं, F1 जो बच्चे मिले थे F1 में, उन्हीं से पॉलिनेशन करवा दिया। कैसे नहीं बोलेंगे, वो तो जो नहीं मिलता कैरेक्टर उससे करवाते हैं। सुनो, यानी कि उन्हीं से, जिससे हमें पता लग जाए बॉर्न वाला कैरेक्टर कहाँ तक ट्रांसफर नहीं आएगा, कब तक नहीं दिखेगा। तो यहाँ देखो इन्हें सैंपलिंग कराई, तो फिर से मैं ले दे रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, एक मेल होगा एक कौन सा होगा? फीमेल। अब यहाँ पे मेल फीमेल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कोई सा रह सकते हैं, वो तो हमें खाली कैरेक्टर देखना है ना, किस पैटर्न में जा रहे हैं वो देखना है खाली यहाँ पे। तो जब इनके गैमीट बनाओगे तो कौन से बनेंगे? ये बनेंगे बेटा, आप लोग खाली बोलो, मतलब ये बनेंगे। और जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो पहला क्या आएगा? कैपिटल टी, दूसरा और ये क्या आएगा? ये तो आएगा। और आप लोग सोचो, यहाँ पे आके इन्हें क्या मिला? द्वार। यानी कि जो यहाँ पे था वो कैरेक्टर कहाँ ट्रांसफर हुआ? यहाँ। और तीन ने कैसे मिल गए? टॉल। तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ये था इसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप अगर हम देखें तो क्या होगा? 1 2 1। समझ गए? तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा बेटा? 1 2 1। और फिनोटाइप क्या होगा? 3:1। जीनोटाइप का मतलब होता है एलील कैसे हैं, और फिनोटाइप का मतलब होता है वो दिख कैसा रहा है। समझ गए? ये था मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने यहाँ पे बेटा ये सुनो, 2 लॉ दिए थे। एक दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने कहा था अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा एक एलील अपना कैरेक्टर शो करेगा, और जो करेगा उस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, हमने यहाँ पे टॉल डोमिनेंट मेंडल ने माना था, मैंने आपको याद करवाया था। बुक
कैसे पता लगा उन्हें? क्योंकि F1 में देखो टॉल ही दिख रहे हैं। अगर मान लो F1 में ड्वार्फ दिख रहे होते तो कैरेक्टर डोमिनेंट कौन सा होता? ड्वार्फ वाला। समझ गए? अब यहां से ये पता लगा, सुनो, मान लो आपके पापा कैसे हैं? गोरे हैं, आपकी मम्मी काली हैं, तो सब बच्चे गोरे हो सकते हैं, कोई इसमें डाउटफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चे हुए हैं, जब उनकी वाइफ गोरी आएगी और वो गोरे बच्चे हैं, तो उनके बच्चे काले हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैसा एलील है? हेटेरोजाइगस वाला है। समझ गए? लेकिन गोरे भी हो सकते हैं, ये मत सोचना कि काले ही होंगे, क्योंकि 25% काले के चांस है, खाली 75% गोरे का ही है, ठीक है। तब भी तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये देखना है, अगर आपको ये देखना है कि अगर पेरेंट्स टॉल हैं आपके, आप भी टॉल है, वाइफ भी टॉल है और बच्चे भी टॉल हों, तो एक बार वाइफ के पेरेंट्स भी देख लेना जाके कि वो दोनों टॉल हैं। अगर उनकी हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई तो बच्चे ड्वार्फ हो सकता है। समझ गए? क्योंकि ऐसी कंडीशन बहुत होती है ना कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि मम्मी पापा दोनों गोरे, बच्चे काला कैसा हो गया, और फिर वो कहते हैं किसका है। ऐसा होता है गाँव में, तो उनसे कहना इधर आ जाओ, मैं जेनेटिक्स में थोड़ा सिखाता हूँ, फिर तुम नहीं कहोगे किसका है, क्योंकि जेनेटिक्स का खेल है ये, कुछ नहीं है, ठीक है। समझ गए? यहाँ से यही तो पता लगा। मैं आपको गोरा काला क्यों कहता हूँ? जिससे आपको थोड़ा सा एक इमेजिन कर पाओ, आपको अच्छा लगे पढ़ते हुए। गोरे काला, बच्चे कैसे हुए? गोरे। अब गोरे गोरे की सेल्फिंग कराई है, मतलब वाइफ भी गोरी हो, वो भी मेल भी गोरा, तो देखो बच्चे कैसे हो गया? काला। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये कंडीशन हो सकती है। और अब आप लोग ये बताओ, पहला जो मेंडल ने मोनोहैबिट क्रॉस कराया था, उसका अपनी लाइफ में समझ गए कहाँ पे है? समझ गए ना? अगर समझ गए तो ठीक है। समझ गए? क्या करोगे? अगला ऐसे पर लगाएंगे ना, पता लगाएंगे ना दिन तक। ऐसे तो हाँ ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको पूरा पीढ़ी समझा दूंगा। एक बात और सुनो, आप कहोगे सर बहुत आगे तक जा रहे हैं, यहाँ देखो, हो सकता है ये कंडीशन हो सकती है, आपके मम्मी पापा भी गोरे और आप भी गोरे, वाइफ भी गोरी, वाइफ मम्मी पापा गोरे, लेकिन तब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है अगर उनके अगली जनरेशन में कोई काला हुआ तो। अब इतना क्यों बच जाना भाई, इतना घर वाले इतना मारेंगे कहेंगे मैं दोबारा तेरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें तो काली। लेकिन हाँ, ये कंडीशन अगर आप थोड़ा जेनेटिक्स जानते हो, थोड़ा तो देखना चाहिए, एक जनरेशन तक, ज्यादा नहीं, एक जनरेशन तक, ठीक है। तो समझ गए? आपको बताओ मेंडल का मोनोहैबिट क्रॉस, अगर मेंडल मोनोहैबिट क्रॉस ना देते तो ये हमारे लिए बात हमेशा कैसी रहती, एक जानने वाली रहती है यार ऐसा क्यों होता है कि दोनों पेरेंट्स को लंबे हैं, बच्चा घंटा कैसे हो गया। क्योंकि हम लोग साफ साफ कहते हैं ना, साफ साफ कहते हैं ना, पापा और मम्मी के दोनों कैरेक्टर बच्चे मान रहे हैं, तो बच्चा फिर बोलना क्यों हो रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता है कि पापा के पास हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, इस चक्कर से बच्चा बना हो गया। चलो तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए क्या होता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए, ठीक है। अब आप लोग बात मेरी और सुनो, फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो मत आप लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया था, ये बात ठीक है, लेकिन इनमें भी उन्हें दो एक्सेप्शन मिले। क्या मिले? एक्सेप्शन, अपवाद मिले। कुछ ऐसे स्पीशीज थे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब वो समझो केस, एक बार बताओ मुझे, यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा फिनोटाइप कितना है बताओ? फिनोटाइप का कितना है? 3:1 है, और यहाँ जीनोटाइप कितना है? 1:2। मुझे लगता है यहाँ पे जितने बच्चे बैठे सब समझ आ गए, सही है। अगर आप कल भी आए हो तो आपको अच्छा समझ आएगा, क्योंकि डेली आया करो ज्यादा अच्छा रहता है। कल मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था, आज थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। अब देखो यहाँ पे बेटा, मेंडल ने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया तो आप लोग ये बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने यही तो कहा था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कोई सा एक अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी थे। एक हम लोग जो जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? ये है अपवाद। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है कोडोमिनेंस। क्या है बेटा? कोडोमिनेंस। ये बात समझे आप लोग? अभी नहीं समझे, इधर समझो। पहले मुझे बताओ, कोई बच्चा यहाँ पे ये बता सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में डिफरेंस क्या है? बताओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों में से कोई भी डोमिनेंट शो नहीं कर पाएगा। कोडोमिनेंस
देखो इनकम्प्लीट का मतलब है सिंपल सा कि दोनों ही एलील अपना कंप्लीट डोमिनेंस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर दोनों रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तीसरा कलर बन जाएगा। और कोडोमिनेंस का मतलब होता है दोनों ही एलील अपना डोमिनेंस तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब तीसरा नहीं बनेगा, दोनों ही एलील के कैरेक्टर आएंगे। समझ गए कैसे? देखो एक मैं आपको जो मेंडल ने बताया था, पहले बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो हम समझते हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे कोडोमिनेंस, समझ लेते हैं, किताब पढ़ते रहेंगे बाद में। अभी मैं किताब ही पढ़ाऊंगा आज पूरे दिन। यहाँ देखो बेटा, यहाँ समझो आपको, ये बिल्कुल बिल्कुल है। एक बात और ध्यान रखना, आपको हमेशा मोनो हैबिट टॉस माइंड में रखना है, चाहे आप डायरेक्ट टॉस पढ़ो चाहे कोई सा पढ़ो, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ आप लोग बताओ मुझे, हम पढ़ रहे हैं अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। जो एक्सेप्शन था वो कैसे था, देखो वो ऐसे था, यहां देखो इन्होंने क्या किया, एक प्लांट था जिसका नाम है स्नैपड्रैगन। कौन सा है? स्नैपड्रैगन, जिसे बोलते हैं डॉग फ्लावर, बोलते हैं उसके फ्लावर बोलते हैं डॉग फ्लावर। उसमें क्या होता है, उस फ्लावर में, उस प्लांट में दो टाइप के फ्लावर आते हैं, एक आते हैं रेड और एक आते हैं व्हाइट। मतलब किसी प्लांट पे आएंगे रेड टाइप के, किसी प्लांट पे आएंगे व्हाइट टाइप के। अच्छा आपने कभी ऐसा किया है, जैसे गुलाब का फ्लावर प्लांट होता है, रेड फ्लावर वाले का व्हाइट वाले से क्रॉस कराया है? अगर आप करवाओगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि उसमें ना रेड आए ना ही व्हाइट आए और फ्लावर हो जाए पिंक। या हाँ होता है, मैंने खुद देखा ऐसा। या ऐसा हो सकता है कि दोनों कलर के फ्लावर आने लगे। रियल में बता रहा हूँ, ऐसे मत करो, रियल में ऐसा रहता है। आप लोग करके देखना एक बार तो। अच्छा अच्छा, फ्लावर का कलर भी, गुलाब के फ्लावर का कलर बहुत टाइप का होता है ना। मुझे आज तक ये पता था कि लाल ही होता है। आप लोगों ने कौन सा देखी है बताओ? मैंने तो रेड ही देखा है। ब्लू गुलाब का फ्लावर, आपको पता नहीं है, इनका भी बहुत बड़ा मतलब होता है। रेड वाले का क्या होता है, कम रेड वाले का क्या होता है, ब्लैक वाले का क्या होता है। मैं एक बार ये डिस्कवरी में, अच्छा तो मैं एक बार ये डिश बनाऊंगा पूरी बैठ के क्या क्या इसका होता है, मुझे आज तक ही नहीं पता है, पता नहीं कौन जबान जी रहा है। चलो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, आप लोग पूछेंगे कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था। तो यहाँ पे फ्लावर था डॉग फ्लावर, क्या था? स्नैपड्रैगन था। उसमें एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, तो क्या किया देखो बेटा, यहाँ पे जो पेरेंटल जनरेशन ली, आप लोग बोलो मतलब थोड़ा समझ लो खाली बस। पेरेंटल जनरेशन ली तो उसने एक तरफ ले लिया, एक पेरेंट ले लिया रेड फ्लावर वाला और एक ले लिया व्हाइट फ्लावर वाला। तो मैंने एक ले लिया रेड फ्लावर और दूसरा ले लिया व्हाइट। अब कोई सा ले सकते हैं, मेल फीमेल कोई सा कर सकते हैं। रेड को मैंने क्या किया, कैपिटल आर और व्हाइट को क्या किया, ये मत कहना स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है। अब आप लोग बताओ, ये सेल है, गैमेट बनाओ। सबसे पहले गैमेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? गैमेट नहीं गैमेट। यहाँ देखो, जब गैमेट बनाओगे तो एक सेल बनेगा ये वाला। अरे तुम कुछ ही बोल लो, क्या दिक्कत है? तुम्हें तो नीट पेपर देना है, समझ जाओ ये गैमेट लिखा है बस, वही बात क्या हो रही, ठीक है। अगर आप लोग रेड को पैड बोलोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये गैमेट बन गए। अब गैमेट बनने के बाद वही क्रॉस करवाएंगे, सेल्फिंग कराओ, क्रॉस करवाओ, कैपिटल आर। ये हम लोग क्रॉस समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये तो समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो भाई? दो गैमेट का फ्यूजन करवा रहे हैं और उससे जो नए प्लांट बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा, बोलो मत आप लोग। दूसरा इसका फिर इससे कराओगे तो क्या आएगा, इसका इससे और इसका। आप लोग बताओ बेटा, अगर यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते फ्लावर कैसे होते? अरे रेड होते। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ फॉलो होता तो क्या फ्लावर होते? रेड होते या तो व्हाइट होते, क्योंकि हेटेरोजेनस कंडीशन है तो ये कैरेक्टर अपना कैरेक्टर शो करता, या तो रेड होते या फिर व्हाइट होते। तो यानी कंडीशन हमें यहाँ भी कैसी मिली? लेकिन मेंडल के चक्कर में पता है कब पड़ गए? जब ये फ्लावर हुए पिंक, ना तो हुए रेड और ना ही हुए व्हाइट, और ये फ्लावर कैसे हुए? पिंक। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एलील
इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं, दोनों ही एलील कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहे हैं। समझ गए? अब ये तो चक्कर में, अभी तो थोड़े चक्कर में तो ज्यादा हो गए क्योंकि पिंक मिले हैं। अब तो ना रेड वाला कैरेक्टर आ रहा है ना ही फिर उन्होंने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराई। अच्छा एक बात बताओ आप लोग सोच रहे हो सर ठीक है आप ये बोल रहे हो कि बौने लंबे इतने देर से हैं, तो आप लोग ये सोच रहे हो सर इंसान तो एक जो हाइट वाला कैरेक्टर होता है इंसानों में वो तो ऐसे भी होते हैं कि ना ही ज्यादा लंबे होते हैं ना ही ज्यादा बौने होते हैं, बीच के हो जाते हैं। बेटा जब कोई एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है तो वो कैरेक्टर हमेशा या तो डोमिनेंस शो करेगा या तो डोमिनेंट होगा। जब मल्टीपल एली कंडीशन होती है, मल्टीपल समझ रहे हो, वो सॉरी हाँ मल्टीपल, जब एक से ज्यादा जीन्स जब एक कैरेक्टर को शो कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एवरेज वाले ज्यादा आते हैं। जो हाइट वाला हमारा कैरेक्टर है उसको एक से ज्यादा जीन इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने क्या बोला? एक से ज्यादा जीन हमारे हाइट वाले कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर मान लो कोई एलील रिसेसिव है, एक रिसेसिव हो गया, उस टाइप के 3 कैसे हो गए? डोमिनेंट के हो गए। और एक टाइप के क्या हो गए? एक दूसरी तरफ एक रिसेसिव हो गया, 3 इधर डोमिनेंट हो गए। अब बताओ कैसा होगा? एवरेज होगा, ना ज्यादा लंबा होगा ना ज्यादा बौना होगा। खाली अगर एक जीन अगर हमारी हाइट को संभाल रहा होता तो हम 2 ही टाइप के होते हैं, या तो सब लंबे होते या फिर बौने होते, बीच का कोई भी नहीं होता। अब मान लो यहाँ देखो बेटा ये वही हिसाब हो गया ना, जैसे बच्चे के 6 सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है, एक दे रहा है एक सब्जेक्ट का, तो वो या तो पास होगा या फेल होगा अगर एक सब्जेक्ट है तो। अब 6 में क्या होता है? मान लिया 3 में उसने ले लिए 100 नंबर 100 और उन जो 3 बचे उसमें उसके आए 40 नंबर, तो उसके एवरेज ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा, वो कब होगा? बीच का मतलब 70% बन जाएगी, 75% मतलब ना तो लंबा होगा। इसीलिए हमारी हाइट जो है ये आपको जेनेटिक्स में बताया जाएगा अभी अगले जाके, मैं आपको बताऊंगा ये बात। ये लिखा है किताब ने हमारी कि हम लोग इंडिया नहीं, हम लोग जो ह्यूमन की हाइट होती है वो एवरेज क्यों होती है? क्योंकि ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीन्स नहीं, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल नहीं हो सकते, उसको हम लोग बोलते हैं ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। मतलब जब एक से ज्यादा जीन्स एक कैरेक्टर में इन्फ्लुएंस करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। तो उस टाइम पे क्या होता है? एवरेज वाले ज्यादा होते हैं, प्योर वाले कम होते हैं। अब मान लीजिए कोई लंबा है तो उसके सारे जीन डोमिनेंट शो कर रहे हैं लंबे वाले, और कोई प्योर बौना है तो उसका मतलब उसके सारे जीन्स बौने वाले कैरेक्टर शो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि तुम्हारे बहुत सारे जीन्स हैं और सारे के सारे डोमिनेंस या रिसेसिव हों। मतलब कुछ लंबाई वाले डोमिनेंट शो करेंगे और कुछ बौने वाले करेंगे। तो एवरेज हाइट के इसीलिए होते हैं। समझ गए आप लोग? ये बात क्लियर हुई? आप लोग ये सोचना कि सर हमने स्टेम हाइट में देखा कि टॉल डॉग थे, बीच वाले क्यों नहीं मिले? वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि वहां पे एक जीन कैरेक्टर शो कर रहा होगा और हम में क्या करते हैं? एक से ज्यादा जीन। समझ गए? तो देखो ऐसे ही हमारा कलर का होता है, कलर का भी सीन होता है, एक से ज्यादा जीन कलर शो करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं? एवरेज कलर वाले ज्यादा होते हैं, प्योर वाले और प्योर वाले कम होते हैं। समझ गए? ठीक, यहाँ देखो पहले मैं आपको पूरी जेनेटिक्स किताब ह्यूमंस पूरी जेनेटिक्स आपको ह्यूमन सेट करवा दूंगा आराम से। आप लोग ये मत सोचना कि जेनेटिक्स का प्लांट का कोर्स है, क्योंकि मेंडल ने एक्चुअली ह्यूमंस के लिए जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किए ना कि प्लांट के लिए किए। उन्होंने प्लांट में क्यों किया उसका एक रीजन था। ऐसे आप लोग बताओ टीएच मॉर्गन अगले साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने तो एनिमल पे किया था, ड्रोसोफिला किया था, तो हम लोग समझेंगे। ठीक है? ये मत कहना कि प्लांट का जेनेटिक्स होता है, ये एनिमल्स के ऊपर पूरा अप्लाई होता है। अब उन्होंने यहाँ सैंपलिंग कराई तो हम क्या करेंगे बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर हमने ले लिए। अब इनकी गैमेट बनाओ तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ये गैमेट बन गए। अब यहाँ पे उन्होंने क्रॉस कराया, देखो इसका कराया इससे तो क्या आएगा? इसका इससे तो, इसका इससे तो, और स्मॉल आर मिल गई भी कंडीशन जो हमें मोनोहाइब्रिड में मिल रही थी। अब बताओ हम लोग ये वाले प्लांट कैसे दिख रहे होंगे? रेड। यहाँ मत कहना 3 रेड दिखेंगे क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है, पिंक दिखा रहा है। समझ गए? और ये 2 कैसे दिखेंगे? पिंक। और यहाँ ये कैसे दिखेगा? देखो दिख गए सारे कैरेक्टर। अब बताओ यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा? 1 to 1, और यहाँ फिनोटाइप भी क्या होगा? 1 to 1, क्योंकि यहाँ कैसा
इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। वरना हम अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो फिनोटाइप क्या लिखते 3:1, लेकिन यहाँ क्या आएगा 1:2। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिख ही रहे थे पिंक, ऐसा नहीं खाली रेड दिख रहे थे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे यहाँ का जीनोटाइप भी क्या होगा बेटा, जीनोटाइप भी क्या होगा 1, 2, 1, और इसका फिनोटाइप भी क्या होगा 1, 2, 1। समझ गए? रेड और 2 कम से पिंक और एक कैसा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस हो नहीं हो रही है। समझ गए? अब वो ऐसे कहे कि बताओ हमने 500 प्लांट लिए रेड वाले और 500 प्लांट लिए व्हाइट वाले। अब बताओ आप लोग बताओ F2 जनरेशन में पिंक वाले को कितने प्लांट मिलेंगे? F2 जनरेशन में पिंक वाले 500, क्योंकि 2:1 आ रहा है ना। रेड वाले कितने होंगे 250 और व्हाइट वाले कितने होंगे 250। ठीक है, वो ऐसे पूछ सकता है। तो आप जिसको लिखना है वो लिख लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, फिर मैं आप किताब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमने बहुत समझ लिया, किताब पढ़ना जरूरी है क्योंकि काफी आगे निकल होंगे। और आप लोग लिखा करो, मैं नोट चेक करूंगा किसी से सबसे मैं कॉपी खाने वाली। और जिसके पास कॉपी नहीं होगा उसको बाहर खड़ा करूंगा मुर्गा अपना के। ठीक है, अच्छा अगर आप वो खाता मुर्गा बन जाओगे। आपके बच्चे ऐसे अगर किसी से कहा मुर्गा बनो क्या मैं कल से नहीं आऊंगा। आपको पता है मुर्गा पहले बच्चे और कौन से थे? अब भी बनते होंगे। हम तो जो छोटे स्कूल में पढ़े थे उसमें तो एक अजीब रूल था। उसमें रूल था कि अगर ठंडों में जो बच्चा नहा के नहीं आएगा तो हमारे स्कूल के ग्राउंड में एक बीच में सरकारी नल था। रियलिटी में बता रहा हूँ, रियलिटी में ये मैंने मेरे साथ ऐसा मतलब मैं ही नहाया था, लेकिन मैंने मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था, मैंने देखा था वो टाइम पीरियड। तो बच्चों को चेक करते थे टीचर्स, ऐसे देखते थे बालों से, हाँ नहा के नहीं आया तो डरा जाता, हाँ नहीं आ जाती यहाँ। ठीक है, लेकिन मैं कई बार नहा के नहीं गया था, लेकिन पढ़ना नहीं गया कभी। तो क्या हुआ, कभी भी एक बार भी नहीं पढ़ा गया। तेरे अच्छा गया डांस करते जाता था तो पढ़ने जाता। तो पता क्या हुआ, बच्चों को वहीं बुलाया, जितने बच्चे नहा के नहीं आए उनको अलग किया, वहीं कपड़े निकलवा देते और उसी नल से साबुन ला के वहीं निकलवा देते। आप समझ तो कैसा होता था, स्कूलों की डांट होती है। अब तो किसी बच्चे से ऐसा कह दिया तो अगले दिन पेरेंट्स को ले आएगा कि मुझे यहाँ क्यों नहलवाया, क्योंकि इंसल्ट होती ना, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब पीछे देख रहे हैं कौन कौन नहा रहा है। फिर वो घर पे आके कहते थे कि ये देखो आज स्कूल में आए थे, बड़ा अजीब लगता था। तो पहले को मुझे लगता है रूल्स बहुत अच्छे थे, और हमारे स्कूल जो था वो रूल्स के उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको सब लोग कॉपी बनाओ बेटा, सब लोग कॉपी बनाते रहना। और ये नोट्स मैं अपने लिए बनवा रहा हूँ कि मैं घर ले जाऊंगा, ये आपके ही काम आएंगे। ठीक है, आपके काम नहीं आएंगे, बच्चों के काम आएंगे, लेके आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहा, और नोट्स बेटा इतना इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको अपना एग्जांपल बता दूं, ये नोट्स आपकी लाइफ में कब काम आ जाए आपको पता नहीं है। और जो हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, वो इतने बढ़िया होते हैं कि हमें उनके सामने सारी किताबें फेल होती हैं, सारी किताबें। ध्यान रखना ये बात। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक मौका है तो आप लोग बना सकते हो आराम से। स्मार्ट नोट बनेंगे बहुत कम पेजों में, बहुत अच्छे मेन बातें लिखो हर चैप्टर में। और ये आपके काम कब आते हैं, जब आप नीट का पेपर देने जाते हो, रास्ते में जा रहे थे टेम्पो से, उस टाइम पढ़ने के लिए टेम्पो से ट्रेन से ऐसे जाते हो। हाँ तो तुम कार से जाओगे तो कार से चले जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों ने बीएड की एग्जाम दिए थे, हम 1.5 साल करना चाहिए, इतने टीचर्स थे, 3-4 टीचर्स हमें कोचिंग में। हमें बीएड का बी नहीं मिलता था, हमें मतलब नहीं था कि हमने खाली फीस जमा कर दी थी और एडमिशन चल रहा था, क्योंकि बीएड का हमें जाता ही नहीं है, एक पैसे का नहीं आता था। हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, बायोलॉजी दूर तक नहीं था, ना फिजिक्स था दूर था। तो हम क्या करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं। जैसे आपको टेंशन लेते हो पेपर आ गया 1 महीने से, बिल्कुल टेंशन नहीं। और टेंशन तब तक नहीं कि कल पेपर है तो आज टेंशन होगी, तब भी नहीं।
टेंशन तब होती थी जब हम यहाँ से ट्रेन से बैठते थे और ट्रेन का सफर था हमारा लगभग 7-8 घंटे का। हम लोग देते थे, कुछ नहीं हुआ, हमने वीडियो एग्जाम कैसे दिए थे बताएंगे वो डिटेल में, कभी आए तो पूछना उनसे। हम 7 घंटे में डिसाइड करते थे कि यार 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो, काम हो जाएगा, कुछ भी आएगा नेक्स्ट इजी, ठीक है। तो हम एक वो दे देते टास्क, एक क्वेश्चन देव सर एक्सप्लेन करेंगे सब लोगों को, एक मैं करूंगा, एक सब टीचर से, एक वो करेगा, एक वो करेगा। क्योंकि ऐसा होता है अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा होता है कभी लाइफ में, ध्यान रखना, तो आप डिस्कस कर लिया करो किसी से बैठ के, वो आसान हो जाएगा उतना ही। अगर तुम खुद से बातें करोगे तो वो तैयार नहीं होगा कभी, लेकिन अगर दूसरे से डिस्कस कर लोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि हमने ये बातें की थी। उसमें होता ये था कि ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो दूसरा उसमें कुछ बातें जरूर ऐसे करेगा, ये वाली बात कहाँ से आ गई इसमें, तो हम थोड़ी चर्चा कर लेते। शाम बस बैठे, शाम को किसी का गैस पेपर ले लिया, जो बच्चे और होते थे ना उनसे एक गैस पेपर देना है तो दे देते आराम से, वहीं बैठ के 4-5 क्वेश्चन तैयार किया, 100 लिख दी हो जाएगा। ये किया था कहते रियल किताबों में, एक दिन पहले भी नहीं पढ़े थे इस पेपर में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नोट्स भी आप कैसे कमाए, बड़े आराम से हो गए। हमें पास ही होना था, बस कुछ नहीं था, हमें 60% प्लस आनी थी, बस आगे आता था। हमें कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप करना था। अब बीएड क्या काम आएगा बताओ आप लोग। अगर आप लोग बीएससी बीएड कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कितना काम का ये, खाली बीएससी में 60% मार्क्स हो आपके और बीएड में 60% प्लस हो। जो आप टीचर्स, अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए आपकी पूरी वैल्यू ये वाली आएगी जो आप नीट में पढ़ रहे हो। क्योंकि आपका एग्जाम होगा टीजीटी का, टीजीटी में बताओ हिंदी सुनना आएगी ना, इंग्लिश आएगी ना, आपको बीएड में जो हमने पढ़ा था कि बाल विकास क्या होता है, ये सब पढ़ा था क्या था, तो ना वो आएगा, क्या आएगा प्योर बायोलॉजी का। आपके बीएससी करने से कभी टीचर नहीं बनोगे, ध्यान रखना, बायोलॉजी पढ़ने से बनोगे। खाली वो साइड से करते रहो, 60% प्लस मार्क्स आना बात है, अगर कर रहे हो तो, ना करो तो अच्छा है। आपको पता है पीजीटी एग्जाम दो प्योर फिजिक्स आएगी या बायोलॉजी आएगी, जो आप जिसके टीचर बनने जा रहे हो, एलडी का दोगे प्योर बायोलॉजी आएगी, प्योर फिजिक्स आएगी, ये कुछ नहीं आएंगे जो तो आप पढ़ रहे हो मिस्टर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ फोकस करो। और बच्चों को कौन समझाए, बच्चों समझ तब आता है जब टीजीटी का फॉर्म डालते हैं, उसके बाद लगता है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होता, नहीं हो, तुमने पढ़ा ही नहीं था, खाली उन्होंने बेइज्जती किया था बस, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक अपना टारगेट तो बनाओ, मुझे करना क्या है। आपको अभी तक यही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, बस खाली चले जा रहे हो। आज सबने फोन करके बेइज्जती कर वहां जाना है, आज मैडम ने बुला रही जल्दी आना है, आज स्कूल में गेम प्रोग्राम है तो जाना है, आज हम सबने ज्यादा कह दिया तो नीट की तरफ आ जाए। एक टारगेट बनाओ कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करो उस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेटा आप लोग समझ गए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट में क्या था कि दोनों ही एलिमेंट कंप्लीट डोमिनेंस हो नहीं कर रहे, और ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम लोग किताब पढ़े, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, पहले किताब पढ़ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। और कल मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, कल ही टाइम डिवाइडेड डाइहेब्रिड क्रॉस, और डाइहेब्रिड क्रॉस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब दो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 जीन को लेके, ठीक है। चलो कहां तक पढ़ी थी, तो मैंने स्टार्ट ही किया था हम लोगों ने, स्टार्ट नहीं किया क्या, कहां तक पढ़ लिया, यहाँ तक, अच्छा यहाँ से पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखो बेटा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। अब जो बच्चे करने आए उनको समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुन लो पहले। यहाँ देखो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे 7 और ट्रेड लिए थी 14। तो 7 कैरेक्टर कौन से थे, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। डोमिनेंट कौन से थे, वो ये कैरेक्टर थे, और रिसेसिव कौन से थे, वो ये थे। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि हमेशा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसमें होते हैं, पेयरिंग में, तभी तो आप बता पाओगे कि इसमें कैरेक्टर हम क्या देख के शो कर रहे हैं, ये टॉल है या डॉर्फ है। इसका मतलब दूसरा डोमिनेंट कौन सा होता है, जो हेटेरोजेगस कंडीशन में दिखता है, और रिसेसिव कौन सा, तो हेटेरोजेगस कंडीशन में नहीं शो नहीं होता है, ठीक है। मान लो कोई अगर काला है तो उसका डोमिनेंस क्या है, काला, और रिसेसिव क्या है, गोरा, क्योंकि वो छिपा हुआ है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे अब अगले कह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखते हैं यहाँ पे क्या उन्होंने किया था, कमाल का काम, बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है मेंडल ने। कह रहा है इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हैड वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि उस टाइम पे चर्चा चल रही थी कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर ट्रांसफर किस पैटर्न में होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, समझ नहीं पा रहे थे हम लोग। कह रहा है बेटा ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, किस पे किया था? एक स्वीट पी भी होती है, ऑप्शन में स्वीट पी की सोचो, सबने बताया था पी था कोई, ध्यान रखें गार्डन पी है, स्वीट पी अलग होती है। तो यहाँ पे कह रहा है गार्डन पी फॉर 7 ईयर, कितने साल किया था? 1856 से 1863। एक बात यहाँ और ध्यान रखना इस चैप्टर में, यहाँ सन कब किया, साइंटिस्ट और किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, ये कुछ भी पूछ सकता है वो। हालांकि और चैप्टर से साइंटिस्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से और बायोटेक्नोलॉजी से हमेशा साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ साइंटिस्ट के नाम भी याद रखना है आपको। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो यही है मेंडल साहब। कह रहा है कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने एक लॉ दिया था, यानी लॉ क्या, इन्होंने पूरा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमें समझाया था कि कैसे होता है। कह रहा है ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। मेंडल इतने होशियार थे कि उन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथ का यूज किया था, और इसीलिए इनकी थ्योरी को साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया था ना 1:2:1 रेशियो की बात कर रहे थे। सुनो, इसीलिए साइंटिस्ट को समझना उस टाइम मुश्किल हो रहा था कि कोई भी बायोलॉजी में मैथ क्यों कर रहा है। और सोचो इनका जो एक्सपेरिमेंट का जो मिला था वो कब मिला, जब ये इनकी विचारों की डेथ भी हो चुकी थी, तब इन्हें मिला था फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगले देखो, वो भी 3 साइंटिस्ट थे, वो समोसा खा रहे थे, उन्हें अखबार मिल गया, समोसे नीचे पढ़ते नहीं है क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने देख लिया यार ये तो अच्छा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या कभी हमें समोसा मिलता है अखबार में, तो हम देखते हैं यार ये किसकी फोटो है, तो हम तो फोटो देखते हो, हमें ज़्यादा पता है कैसी है, तो लेकिन कुछ अच्छा लिखा हुआ भी तो होता है, आपने देखा होगा है ना, एक अखबार रखा होता है कभी, तो उसका फिर वो याद हो जाता है सीन, यार ये बार बार देखते हैं ना उसी को, तो हो जाता है ऐसा। चलो अब तो डिजाइन वाले अखबार आ रहे हैं, यहाँ देखो कह रहा है his experiment had a large sampling size which gave greater credibility of the data that he collected. Also the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsustainable sustenance ideas. Mental investigations characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits. यहाँ पे एक बात और बताऊं, इन्होंने रिटन में जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ लिखा सब वही है, लेकिन लिखा हुआ होता है अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेज लिखे हुए हैं इसमें, और खाली बस वो इतना ही क्रॉस कर लेना। अगर आपको अच्छे से पता है कि एलील क्या होते हैं, गैमेट की जगह पे एलील सेपरेट होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैसी कंडीशन थी, F2 में क्या मिला था। इतनी बात के लिए यहाँ देखना कितना लिखा हुआ है, आप चक्कर में पड़ जाओगे, बार बार वही बात देखते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ कह रहा है कि इन्होंने एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड, मतलब ये बताना चाह रहा है कि 2 कैरेक्टर ट्रेट ली थी। भाई ये सिंपल समझने वाली बात है, अगर एक ट्रेट होगी तो आप कैसे पहचान पाओगे, कोई कैरेक्टर का डिसाइड हम कब करते हैं, जब 2 होते हैं। अगर दुनिया में सारे आदमी लंबे होते तो लंबे वाला कैरेक्टर होता क्या, नहीं, हम इसकी बात ही नहीं करते। हमें सुनना कहते कि वो देखो लंबा है इसलिए अच्छा लग रहा है, वो गौना है इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं कहते ना, क्योंकि एक जैसे होते सर। लेकिन अगर 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि एक लंबा और एक गौना, ये से यहाँ पे वही दिखाया गया। क्या मेंडल एक कहां पे है, ठीक है, क्या दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस व्हिच वाज एक्सपेंड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेंट इन देम। तो सिंपल सी बात ये समझाना चाह रहा है कि जो इनहेरिटेंस का कैरेक्टर था वो हमें नेचर में देखने को मिलता ही है, और बहुत साइंटिस्ट ने उस चीज को ऑब्जर्व भी किया, तो उसको जो समझाया सबसे पहले वो किसने समझाया, मेंडल साहब ने, ठीक है। अगले कह रहा है मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्यूब ब्रीडिंग बी लाइंस। आप लोग ये तो समझदार हो चले, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, क्योंकि भाई एक प्लांट तुम टॉल लोगे एक ड्वार्फ लोगे तो क्रॉस ही करवाओगे या करवाओगे आर्टिफिशियल तरीके से, समझ गए, क्योंकि तभी तो आपको तो ट्रू प्लांट चाहिए ना। ट्रू का मतलब है कि ट्रू तरीके से हो, ऐसा नहीं कि हमने प्लांट तो करवा दिए ग्रो,
अब कोई सा आके कर जाए, ये तो नहीं होगा ना भाई। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मेंडल ने सोचो कितने दिमाग लगाया होगा इस चक्कर में हूँ। आपको बताया कि मैंने 100 प्लांट ग्रो कराए, कौन से वाले? टॉल वाले प्योर। और ये ऐसा नहीं कि ये पेन से कॉपी पे खाली लिख रहे थे, ये करवा रहे थे रियल में। और 100 प्लांट बोने वाले हैं। अब मुझे सोचो उन 100 प्लांट का 100 प्लांट का क्रॉस करवाना है। और हमें पता है कि पॉलिनेशन में कोई भी पॉलिनेशन कहीं से भी आ सकता है, हवा के द्वारा आ जाए, कोई इंसेक्ट बैठ जाएगा, हमें पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। लेकिन मेंडल ने कितना केयरफुली ये चीजें की होंगी। उस ये तुम्हें सुनने में आसान लग रहा है, ये करने में बहुत कठिन काम है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इन 10 प्लांट का इन 10 प्लांट से क्रॉस करवाओ, तो अब तो आपको चलो बैगिंग कर दोगे सब तरीके से कर दोगे, लेकिन ये आसान काम नहीं इतना। ना ये ऐसे हैं कि ये लिविंग एनिमल्स हैं कि मैंने 4 मक्खी लंबी वाले, 4 मक्खा लंबे वाले, छोटे वाले और एक कमरे बंद कर दिए, करो कराओ अपने आप। ये प्लांट है ना, सोचने वाली बात है भाई। ये प्लांट में करवा रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि ये आदमी है कि लो तो एक लंबा बना इधर जाओ, एक लंबा बना इधर जाओ। ये तो प्लांट है, सबसे सोचने वाली बात है, कितना मेंटल दिमाग लगाया होगा, है ना। और जिसको ये भी ना पता हो कि ये सही होगा गलत होगा। साइंटिस्ट, तभी तो मैं कह रहा हूँ साइंटिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं होता है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उनको ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा। और मुझे लगता है कि हम लोग कुछ तो अलग नहीं करते हैं। 99% लोग सेम ही करते हैं। सेम का मतलब क्या होता है? जैसा चल रहा है रास्ता उसी पे चल रहा है। क्योंकि हमें बहुत को देखना होता है, पेरेंट्स को देखना है, वो कुछ ना कहते हैं, दोस्तों को देखना है, वो कुछ ना कहते हैं। सोचो साइंटिस्ट इस टाइम पे मेंटल पागल होंगे, ऐसा लोग बोल रहे होंगे तो कभी लोग पगला गया। और कोई भी अगर डिस्कवरी करता है तो उसको बेवकूफी बताते हैं, समझ रहे हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो पागलपंती दिखानी पड़ेगी। अगर आप सब लोगों की तरह सीरियस रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एवरेज तो रहोगे लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। एवरेज का मतलब सब लोग शादी में जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो, सही है। अगर सब लोगों को दाल चावल पसंद है, तुम्हें भी दाल चावल पसंद, तो क्या बड़ा करोगे भाई? बड़ा तो होता है ना, सब लोग शादी में जा रहे हैं, घर पे बैठ पढ़ाई करना है, ये होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है सब चीजें। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंटिस्ट पहले क्या सोचते थे? साइंटिस्ट ने इतना सोचा होगा, ऐसे नहीं सोचा होगा, बहुत कुछ कुर्बानी मतलब त्याग किया होगा, तब यहाँ तक पहुंचे होंगे। और जब सोचो जिसको रिजल्ट की ना पता हो क्या होगा, तब वो इतना ज्यादा कर रहा हो। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। वापस कहने लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और उसका रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा। तो मुझे एक लैब दे दो या 5 खेत दे दो, उसमें करूंगा एक्सपेरिमेंट। दे देंगे चलो 6 महीने के लिए, हो सकता है सोचे चलो रिसर्च कर रहा है बच्चा। 6 महीने के बाद एक बार पूछेंगे क्या कर रहे हो, और 1 साल बाद आके वो खेत जोत के वो कहेंगे तू अपने जाए यहाँ से, जो काम करे वो बाहर करे। तो कहीं ना कहीं करवा लेते, मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट लोग सोचो उस टाइम पे कितना मैनेज करते होंगे। तो ये बड़ा आसान काम नहीं था। अगले देखो बेटा, कैन हैविंग अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। स्टेबल ट्रेट का मतलब समझ रहे हो? अगर मुझे प्योर टॉल चाहिए तो क्या मैं एक जनरेशन पता नहीं आ पाऊंगा? मैं टॉल क्रॉस कराऊं, फिर उनके बच्चे हों, फिर उनका सेल्फिंग कराऊं, फिर उनके बच्चे हों, फिर उनकी सेल्फिंग कराऊं, फिर बच्चे हों, तो एकदम आके हमें कैसी ट्रेट मिल जाएगी? प्योर वाली। प्योर का मतलब कैपिटल डी। समझ गए आप लोग? ये समझे आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी। कितनी ने बात की थी? 14। अब आप लोग बताओ यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट 14 क्यों होंगे? क्योंकि देखो 14 ट्रेट हैं। एक प्लांट टॉल वाला होगा तो एक प्लांट ड्वार्फ वाला, एक राउंड सीड वाला तो एक ड्वार्फ रिंकल सीड वाला, एक होगा अगर येलो सीड कलर वाला तो एक होगा ग्रीन सीड कलर वाला। समझ गए आप लोग? तो 14 प्लांट होंगे ट्रू ब्रीडिंग। और कह रहा है बेटा, एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। अभी कह रहा है यहाँ पे देखो, मान लो मुझे स्टेम हाइट देखना है। क्या देखना है? स्टेम हाइट। तो आप बताओ उसके 6 कैरेक्टर तो मैं सेम ले लूंगा दोनों प्लांट्स में, लेकिन खाली एक कैरेक्टर कौन सा लूंगा? जो मैं हाइट वाला ले रहा हूं वो लूंगा अलग अलग, एक को प्योर टॉल, एक को प्योर ड्वार्फ। समझ गए? अगले कह रहा है बेटा, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, इंफ्रेट और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, येलो पॉट्स एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट। ये सारे ट्रेट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पता है। अगले यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये फिर से ने दिया, देखो ये वहां भी दिया, यहाँ भी दिया, ये दिया है। अब ये देने की क्या जरूरत थी भाई? तो यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है डोमिनेंट और रिसेसिव। ये है कंट्रास्टिंग ट्रेट और ये है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो गिन सकते हो कितने ट्रेट हैं? 14 और कैरेक्टर कितने हैं? 7।
समझ गए? ये बेटा क्या चल रहा है, ये चल रहा है इनका प्रोसेस, ये कैसे करवा रहा है। तो देखो कह रहा है स्टेप इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी, अगर तुम्हें पी में क्रॉस करवाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो देखो पहले क्या कर रहा है बेटा, ये पेटल, स्टिग्मा, एंथर, स्टैमेन और कार्पल। अब आपको ये तो बताना नहीं पड़ेगा स्टैमेन क्या होता है, पता है सबको? स्टैमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पता है आपको? ठीक है, एंडोसियम और गाइनोसियम पता होगा आपको। अब बेटा आप लोग बताओ, ये पेरेंट्स हैं, देखो ये कौन सा है, ये मेल है, ये क्या है, ये तो है। अब इन्होंने क्या किया, ये देखो क्या कर रहा है, फीमेल वाले पेरेंट से क्या हटा रहा है, ये बाइसेक्चुअल फ्लावर है ना, और बाइसेक्चुअल होगा अगर क्रॉस पॉलिनेशन से करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन, क्या करना पड़ेगा, और इमैस्कुलेशन का मतलब है तो प्लांट का मेल पार्ट क्या करना पड़ेगा, कट। अबे कट नहीं करोगे तो ये इसका पॉलिनेशन खुद से नहीं हो जाएगा, तो इसको कट कर दो और फिर दूसरे से करवा दो, समझ गए? हमें हमेशा आर्टिफिशियल क्रॉस करवाना पड़ता है तो उसका तुम्हें मेल पार्ट तो कट करना पड़ेगा ना, वरना वो खुद से सेल्फिंग हो जाएगी ना। एक बात सोचो बेटा, एक फ्लावर है उसमें एंडोसियम भी है गाइनोसियम भी है, और मैं क्रॉस करवाना चाह रहा हूँ अपने डिजायर प्लांट से, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, मेल स्टेमन को हटा दूंगा, और स्टेमन को हटा दूंगा तो दूसरे वाले से क्रॉस कर जाएगा, समझ गए? तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, क्या बोलते हैं? तो इन्होंने वही किया, ठीक है, और इन्होंने ऐसे इन्हें मिले थे ट्रू प्लांट, कैसे मिले थे, ट्रू, समझ गए? तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ वही सब लिखा है। अब ये बात कर रहा है बेटा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो हमने भी समझा था। यहाँ देखो इसका डायग्राम बना हुआ ही है। अब आपको ये मेंडल ने खाली डायग्राम से थ्रू समझाया है कि ऐसा उनके साथ हुआ था, जो उन्हें दिख रहा था। देखो यहाँ पे आप लोग बताओ, पेरेंटल में एक प्लांट टॉल लिया, एक कैसा लिया, ड्वार्फ, दिख रहा है सब। दूसरा आप बताओ एफ1 जनरेशन में हमें क्या मिले थे, सारे टॉल। अभी हमने एल नहीं दिखा रहा है मेंडल, देखो। और उसके बाद जब हमने F2 में सेल्फिंग कराई तो कैसे मिले, 3 टॉल और एक ड्वार्फ, समझ गए? ऐसा मेंडल को दिख रहा होगा। अब इनका जब एल देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा, ये जो आपने अभी किया है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 में कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी सारे, और F2 में कैसे मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, समझ गए? अब ये इतनी ज्यादा जो अभी एल की सब, अब सोचो इन्होंने कहां तक बकवास की है इसकी, इन्होंने की है बकवास यहाँ तक है, यहाँ तक पढ़ो बैठ के, ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया खाली, बस कुछ भी आप नहीं है। कहाँ पे हम लोग, कहाँ तक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो पढ़े इसको, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लाइन टू लाइन समझते हैं, कोई बात नहीं है, जब मेंडल ने लिखा है तो पढ़ भी लेते हैं, क्या दिक्कत। तो देखो मेंडल के सामने हमारी जिम्मेदारी बहुत छोटी है, भैया हमको पढ़ना है खाली, उन्होंने किया था तो सही है, खुद भी पढ़ो आराम से, करवा जाओ। जो कह रहा है लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, कह रहे कैरीड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टैप टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट, क्या कर रहे थे, टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट का क्रॉस करवा रहे थे। कह रहे द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, he collected the seed produced as a result of this cross and grow them to generate plants to the first hybrid generation। और इस जनरेशन में क्या कहा, F1, इसका क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म फेलियर 1, सही है। और कह रहा है प्रोजेनी और द F1 का मतलब समझे आप लोग, मान लो एक प्योर टॉल सीड लिया, एक प्योर ड्वार्फ क्रॉस कराया, जो उनके सीड बने, अब उससे जो प्लांट होंगे वो कौन से होंगे, F1 वाले, समझ गए? तो यहाँ पे कह रहा है बेटा मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर कैसे थे, टॉल, कैसे थे, टॉल थे। और कह रहा है बेटा लाइक वन ऑफ द इट्स पेरेंट्स नन वर ड्वार्फ। ये कहना चाह रहा है कि हमने एक पेरेंट को ले लिया टॉल, एक पेरेंट को ले लिया ड्वार्फ, हमें F1 में सारे कैसे मिले, टॉल, मतलब हमें एक पेरेंट का कैरेक्टर मिला और दूसरे का नहीं मिला, यानी ड्वार्फ वाला उन्हें देखने को नहीं मिला। अगले कह रहे हैं बेटा he made similar observation for the other pair of trait, इन्होंने और भी किया था लेकिन उनको सेम वही रेशियो मिल रहा था। कह रहे he found that the F1 always resemble either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them। इनका मतलब यह है कि हमें दो पेरेंट्स का कैरेक्टर ले रहे थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। F1 जनरेशन में हमें इन्हें हमेशा ही एक पेरेंट का कैरेक्टर मिल रहा था, एक का मतलब एक पेरेंट का, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ, दूसरे का इन्हें नहीं मिल रहा था, समझ गए? इसीलिए इनके मन में आया कि अब क्या करवाएं, F2 सेल्फिंग देखें क्या कर रहा है।
तो कह रहे मेंडल देम सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 अब कह रहे एंड हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द F फेलियर टू जनरेशन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बार वर ड्वार्फ, यानी कि F2 में कुछ कैसे थे ड्वार्फ भी थे। तो F1 में सारे टॉल थे लेकिन F2 में 25% कैसे आ गए ड्वार्फ, समझ गए। और कह रहे हाँ तो कह रहे थे कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस, जो शो नहीं हो रहे थे वो क्या हो रहे हैं एक्सप्रेस हो रहे हैं किसमें F2 में। और कह रहे बेटा द proportion of plant that were dwarfs were 1/4 of the F2 plant while 3/4 of the F2 plant were tall। ये तो आपको पता है 1/4 कैसे होंगे तो ड्वार्फ होंगे ना, क्योंकि रेशियो क्या था 3:1। अगले कह रहे हैं F2 plant were tall, the tall and dwarf trait were identical to their parental type and did not show any blending। blending का मतलब होता है मिलना, कोई ऐसा नहीं रहा था जो बीच का प्लांट था, ना तो टॉल था ना ही ड्वार्फ था, या तो प्योर टॉल था या प्योर ड्वार्फ था, जो फिनोटाइप था दिख रहा था। हालांकि जीनोटाइप हेटेरोसेक्सुअलिज्म थी लेकिन हमें फिनोटाइप दिख रहा था वो प्योर वाला दिख रहा था, ठीक है। ब्लेंडिंग वहां पे कोई भी शो नहीं हो रही थी। अगले कह रहे हैं सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट, उन्होंने और भी ट्रेट को वो करवाया लेकिन और कह रहे हैं एनी वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन व्हाइल एट द F2 स्टेज बोथ द ट्रेट वर एक्सप्रेस इन द प्रोपोर्शन 3:1। कह रहा है इन्होंने जितने भी क्रॉस करवाए सब में F1 में इन्हें क्या मिला किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर मिला और F2 में इन्हें दोनों का मिला और 3:1 में। समझे बात को, क्लियर है। अब वैसे मेरे हिसाब से इतना बता दिया उतना ही ठीक था मोनोहाइब्रिड के लिए, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ लिया है। अभी और देखना क्या बताएं, अभी एक करके फिर से बताएंगे इसे बात देते हो। कह रहा है कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2, और ये बात देखो यहीं पे लिखी हुई थी, कहां थी यहीं की पहले भी जो मैंने बताया था ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, ये देखो लिखा है डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और यहां भी लिख दिया है फिर से डिड नॉट शो ब्लेंडिंग, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे एक बार देखना। अगले क्या कह रहे हैं, अब पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे करवाया था वो लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कह रहा है बेस्ड ऑन these observation Mendel proposed that something was being stably passed on unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation. He called these things as factor। इन्होंने उस टाइम इन्होंने उस टाइम जीन नहीं जानते थे जीन क्या होते हैं, सही है ना, तो डीएनए के बारे में बताया था। इन्होंने ये कहा था कि जो कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं फैक्टर, और जैसे फैक्टर होंगे उसका वैसा ही क्या होगा फिनोटाइप, समझ गए। अब हम बोल सकते हैं उनको क्या बोल सकते हैं जीन, कि जैसे जीन वैसे उसका फिनोटाइप। तो कह रहा बेटा लिखा भी है कि देखो हाँ कह रहा फैक्टर नाउ वी कॉल देम एज जीन्स, और हम लोग अब उसको क्या बोलते हैं जीन्स बोलते हैं। कह रहा है जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है इनहेरिटेंस का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं जीन्स। और कहना है बेटा जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब आपके पास जैसे जीन वैसा आपका फिनोटाइप। भाई एलिफेंट है एक और एक ह्यूमन है, एलिफेंट में और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, दोनों में डीएनए है, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों में गोल्गी बॉडी, सब कुछ दोनों में है, लेकिन डिफरेंस किसका है जीन्स का। उसके जीन्स अलग और हमारे जीन्स। अब आप ये नहीं सोच रहे जीन्स क्या होते हैं, अभी कहते डीएनए के सेगमेंट को ही जीन्स बोलते हैं। भाई डीएनए का मैंने क्या बताया, जैसे डीएनए का इतना पार्ट है, ये हमारा हाइट दिख रहा है, तो ये क्या हो गया एक जीन्स। जीन्स को सुना होता है 3000 नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस एक जीन मान सकते हो आप लोग एवरेज, समझ गए एक जीन्स। और एक जीन, अब ये जीन मेरे में अलग टाइप का होगा और हाथी में अलग टाइप का होगा, तभी तो मेरी प्रोटीन अलग बनना है और हाथी की प्रोटीन अलग बनना है। मक्खी में अलग टाइप का होगा, लेकिन ध्यान रखना अमाइनो एसिड हमेशा बीसी होते हैं, वो हाथी में मक्खी में और मेरे में सब में बीसी होंगे, बस डिफरेंस किसका होता है जीन्स का। और ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा ये चीज आपको बहुत अच्छे से। अगले देखो कह रहा है बेटा हाँ जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील, और कह रहा है दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन इफ यूज अल्फाबेटिकल सिंबल। अब ये बताना चाह रहा है कि हमने सिंबलाइज किससे किया था, अल्फाबेटिकली करते हैं। जैसे टॉल, अगर कोई प्लांट टॉल है मैंने क्या लिया था कैपिटल डी कैपिटल डी, अगर कोई रेड है तो क्या ले लिया कैपिटल आर कैपिटल आर, अगर येलो है तो क्या ले लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अगर उसका रिसेसिव ग्रीन है तो मैंने क्या ले लिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई,
तो ये खाली हम सिंबल बना रहे हैं, इनका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीन के नाम है, ये खाली सिंबल है बस हमें क्रॉस को समझने के लिए, समझ गए। तो देखो जैसे कोड नहीं होते, कोड बहुत लोग कोड होते हैं ना, क्या क्या होते हैं वैसे कोड बताना थोड़ा बहुत मुझे। कोड नहीं होते, कोड जैसे दो लोग कोड बना लेते हैं आपस में बात करने के लिए, होता है कि कोड, मैंने सुना है कोड उस होता है, मुझे पता नहीं है। अरे दो फ्रेंड नहीं होते, फ्रेंड तो उनके कोड होते हैं बच्चे हंस रहे हैं ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिंबल का मतलब पता क्या होता है, कोई कोड होना। कोड होने का मतलब है जैसे कोई दो दोस्त हैं, जैसे मुकेश भाई बैठा है, अब इनने कोई साइन बना लिया कि भाई ये मैं बोलूंगा तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक कोड नहीं हो गया, सही है। या मैं ये बोलूंगा तो क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे दो दोस्त हैं ना, दो दोस्त हैं, तो वो कोई अलग भाषा बोलते हैं, पता नहीं कौन सी भाषा है, तो मैं पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर वो ये कहेगा कि मैं ये कह रहा हूँ तो आपको ये समझ नहीं पाओगे क्या, पता नहीं कोई ऐसे ऐसे बोलता है मरफोनी सरफो, पता नहीं क्या बोलता है, भाषा बहुत चलती है हमारे, होता है क्या, चलती है। आपने सुनी कभी? सुनिए, बोल लेता था मैं, समझ भी जाता हूँ। हाँ, अब मुझे तो नहीं समझ आती, वो तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करते ले जाएंगे तो समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन हर किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन तेज वो बहुत तेज बोलते थे, काफी दिन लगे थे। अब सुनो, वो जा रहे थे एक बार, सुनो वो जा रहे थे एक बार ट्रेन से। अब किसी को सुना होता है कि मैं मान ली ट्रेन में कोई बात बोल रहा हूँ कि इसको पता होगा ये चीज, ये भाषा आती होगी, वो जा रहे थे ट्रेन में, तो और दो लड़के थे वो भी ऐसी भाषा जानते थे, तो वो अपनी भाषा में एक बराबर में कोई लेडीज बैठी थी, उनकी कुछ कह रहे थे उनके बारे में, लेडीज के मतलब बैठी थी, तो कह रहे थे, अब वो दोनों सुन रहे थे, अब वो समझ रहे थे कि क्या बातें कर रहे हैं, और उस टाइम पे मैं और भी नहीं समझ रहा था उनकी बातें क्या कर रहे हैं। अब जब कोई तुम्हें पता है कि मैं बोल रहा हूँ और मेरी बात मेरी तो समझ रहा है खाली, तो तुम खुल के बोलोगे, क्या दिक्कत है, काम तो ना बोलोगे भाई ये कह रहा हूँ मैं। तो बहुत देर सुनने के बाद एक दोस्त मेरा रुक नहीं पाया, सही है, वो उनसे उन्हीं भाषा में उनको समझाया, थोड़ा मोटिवेट किया, तो वो कभी चक्कर में पड़ गए, शक्ल देखने लगे, यार भाई सॉरी गलती हो गई उससे। होता है ना कुछ गलत ज्यादा बोलते हैं कोई, अब तुम कहो कि वैसा ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर इतना ही बोल दोगे उसके सामने तो वो सोचेगा यार कभी गिर जाएगा दूसरे नजर में कि यार मैंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने ऐसा ही किया, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अगले देखो, तो ये भी सिंबल है, सिंबल सिंबलाइज किया है टॉल को कैपिटल टी से, ड्वार्फ को स्मॉल टी से, ठीक है। तो देखो बेटा देखो देखो, फॉर एग्जांपल कह रहा है इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, तो कह रहा है टी यूज इनने किसके लिए किया था, टॉल के लिए, और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, कैपिटल आर राउंड के लिए, स्मॉल आर बताओ जल्दी रिंकल्ड के लिए, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, समझ गए ऐसे ऐसे हमने सिंबलाइज किया था, यहाँ तक ये सब लिखा हुआ है। अब कह रहा है बेटा जैसे हाइट के लिए हमें तीन टाइप की मिल सकती है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, और उसमें सकता है क्या, नहीं, या तो प्योर मिलेगा या होम हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे देखो ये सब यहाँ तक ये लिखा हुआ है, अगले देखो कह रहे हैं एट मेंडल फाउंड द प्रोटोटाइप ऑफ द एबन हेटेरोजाइगोटी कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। यहाँ पे कह रहा है अगर कोई कंडीशन हमें मिल रही थी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, तो वो कैसा दिख रहा था प्लांट, कैपिटल टी दिख रहा है, बताया था मैंने। एबन में सारे प्लांट कैसे दिख रहे थे, टॉल, और हालांकि वहां कंडीशन कैसी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप लोग बताओ कि दो लोग हैं और दोनों टॉल हैं, तो आप बता पाओगे कौन हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला है, कौन होमोजाइगस, नहीं, उनके पेरेंट्स को देखकर बता सकते हो, लेकिन उनको देख के ये बात नहीं बता सकते। अगले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ही प्रपोज्ड दैट इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर बाय वन डोमिनेट द अदर, और कह रहे हैं एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंट फैक्टर। और कह रहा है while the other factor recessive in the case of capital T tallness is dominant over small t, यानी कि कैपिटल टी किसके ऊपर डोमिनेंट था, स्मॉल टी के ऊपर। और कह रहा है that is recessive he observed identical behavior for all the other character trait pair that he studied। तो इन्होंने ये बताया बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी ओवर डोमिनेंट रह रहा था किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, इसीलिए सारे प्लांट कैसे दिख रहे थे, टॉल ना कि ड्वार्फ, ठीक है। कहां पहुंच गए हम लोग,
कह रहा है इट इज कन्विंस टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। अगले कह रहा है अगले कह रहा है अगर मैं ऐसा करता, बोल रहा है आपको बेटा, कौन बोल रहा है? अगर कैपिटल टी के लिए कैपिटल टी लेता और ड्वार्फ के लिए क्या लेता? स्मॉल टी। क्या आप लोग क्रॉस करा पाते? नहीं, आप समझ ही नहीं पाते कि रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है? क्योंकि फिर क्या आता? टी डी 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 टी टी समझ होते ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो यही बता रहे हैं। अगले देखो ये सब इन्हें बेवकूफ वाली बात नहीं है। अगले देखो कह रहा है कैपिटल टी प्लांट बाय मेरी बात कह रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंट दैट ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग। फिर देखो आगे ब्लेंडिंग मैं कह रहा 3 बार आएगा, एक बार दोबारा हो जाएगा। कह रहा है ब्लेंडिंग इन द एक्टिवेशन वी कैन infer that when the tall or dwarf plant produce gamete by the process of meiosis the alleles of the parent pair separate or segregate from each other and only one allele, ध्यान सुन लो बेटा, only one allele is transmitted to a gamete। मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट कैसे समझा रहा है, सुनो। एक जीन्स के 2 एलील, अगर 2 एलील मालिक टॉल के हैं, जब भी म्योसिस होता है सेल कैसा बनता है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड बनता है तो एक एलील जाता है एक सेल के पास और एक एलील, मान लो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 50% एलील गैमेट बनेंगे कैपिटल टी वाले और 50% बनेंगे स्मॉल टी वाले। समझ गए? अब यहाँ पे सब यही लिखा हुआ है, बार बार देख लो, एक बार पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम ईच अदर एंड द ओनली वन एलील लिखा है ट्रांसफर टू अ गैमेट, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील, मतलब 50% एक एलील वाले 50% दूसरे एलील वाले। और कह रहे हैं बीइंग वेरीफाइड एज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग, और हमें क्या क्रॉस मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी से। तो कह रहा है एक में आएगा कैपिटल टी, एक में आएगा कैपिटल टी, दूसरे में आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यही सब है यहाँ तक। कह रहा है सिंस दिस हाइब्रिड कंटेन एलील व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। अब बेटा आप लोग बताओ हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस का मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पुन्नेट स्क्वायर क्या है ये समझ लो एक बार, सही है? क्योंकि ये मैंने नहीं बताया इसका। यहाँ देखो ये बड़े क्रॉस जो होते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैं करता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ देखो बेटा, मैंने ये बनाया, मेरे एलील क्या थे बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी ये थे। मैं ऐसे 4 खाने बना रहा हूँ, 4 एलील तो है। एक तरफ लिखूंगा कैपिटल टी, एक तरफ लिखूंगा स्मॉल टी, ये तो था। अब दो इस वाले खाने में क्या आएगा? इधर से ये, तो कैपिटल टी। इसमें क्या आएगा? इधर से ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी आएगा कैपिटल टी। अब आपको वैसे लग रहा है तो वैसे कर दो, ऐसा लग रहा है तो ऐसे कर दो। जो कंडीशन मिल गई कैपिटल टी स्मॉल टी वाली आप बन गई, समझ गए? तो एलील को रखो, जितने एलील उतने खाने बना लो और ऐसे क्रॉस करवा दो। इसे बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, समझ गए? एक साइंटिस्ट थे पुन्नेट, उन्होंने अपने नाम पे रखा था पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है? तो देखो कहाँ पे थे हम लोग बताओ, और नीचे थे। हाँ यहाँ देखो क्या कह रहा है? कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पुन्नेट स्क्वायर। डायग्राम मुंह से निकल रहा है। So in figure 4.1 it was developed by a British genetics, जिसका नाम क्या है? C. पुन्नेट है। और कह रहा है बेटा it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype। और हम लोग डायरेक्ट क्रॉस तो वैसे करवाते हैं क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटी है नहीं क्रॉस करवाने की। कह रहा है genetic cross the possible gamete are written on 2 sides usually। अब ये बता रहा है कैसे करते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है? आगे देखो कह रहा है पुन्नेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टाइप टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वही बात पूरा बता रहा है जो अभी तक हमने किया है। यहाँ तक हटाओ, मुझे पता है कहाँ तक हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो पता है क्या बता रहा है? सुनो, जो हमें कंडीशंस मिली थी F1 में क्या मिला था, F2 में क्या मिला था, सिंपल सा यहाँ पे बता रहा है पूरे इनके। आप लोग बताओ बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि फिनोटाइप का मुझे वो बताओ कि मैथमेटिकली बताओ कैसे आएंगे, तो आप क्या बताओगे? 1/4 टॉल, ये बताओगे प्योर टॉल, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 कैसे आएंगे? स्मॉल टी, समझ गए? क्योंकि 25% थे टॉल वाले प्योर और 25% थे ड्वार्फ वाले प्योर और 50% थे हेटेरोजाइगस।
तो ये तो हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं 1/4 1/2 1/4, बस यहाँ पे ये तो लिखा है, समझ गए। अगर अच्छा वो अगर ऐसे कहने लगे फिनोटाइप तो 3/4 हो जाएंगे टॉल, 1/4 हो जाएंगे टॉल, ठीक है। ये तो इतना तो मैथ तुम्हें आता है ना। अब इन्होंने कहा है कि एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा a + b का होल स्क्वायर, पढ़ा है आपने। तो ये बेस्ट कैसे किया देखो, आप लोग ऐसे लिख लो, देखो बेटा ये देखो आप लोग, ये मैं एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ कैसे किया है। मैं थोड़ा आता है मुझे ना, आपको आता है? काम चलाओ नहीं आता। अच्छा कितने बच्चों को पता है? आप पूछ रहा हूँ, बताना खाली, वैसे सुनाना मत, हाथ पर कर देना। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा पूछ रहा हूँ मैं, 10th तक मैं तो आपने पढ़ा है। अरे रुक जा कैसे कैसे आता है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर। a² - b² का फॉर्मूला कैसे आता है? हाँ जो खाली नो आता है, सर मुझे नहीं आता। आता है? सुनो तुम सही है। अरे मुझे नहीं आता है, अब एक तो एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। a + b a माइनस ना माइनस वाला हाँ ये होता है, लेकिन और भी हो सकता है। वो क्या होता है बताओ? -2ab ये तो होता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो रटे थे उस टाइम पे 10th में था, हालांकि मेरी मैथ सीधी थी, बायोलॉजी में लेडी का है तो क्या ठीक है। अरे फिजिक्स आपको अगर फिजिक्स में इतना तो आना चाहिए, भी बहुत ये नॉर्मल चीज है। क्यूब वाले भी होते होंगे, और आप लोग नहीं निकालते होंगे sin स्क्वायर cos स्क्वायर सब निकालते होंगे। आपको मैथ में लग रहा है अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है, मैंने एक बार बोला था आपसे, हाई स्कूल में तो होती है उसलिए कर रहे होगे, आप सुना रहे होगे। अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छी करनी है तो आप कोशिश करना कि 8 बजे तक की मैथ लगा दो एक बार, आपका फिजिक्स जो कैलकुलेशन का फंडा है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। होता नहीं है बच्चे क्या करते हैं, बचते हैं होता था। मैंने आपसे बोला था कि अगर फिजिक्स का आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है या आपको कोई डर सा लग रहा है थोड़ा सा, तो आप कक्षा 8 की कक्षा 7 की किताब उठाओ मैथ वाली और एक बार सॉल्व कर दो उसको पूरा, आपका फिजिक्स का फंडा क्लियर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव या फिर हम भिन्न वगैरह होती नहीं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो हम लोग कंफ्यूज करता है कि स्क्वायर लगाए तो हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे स्क्वायर लगाए तो क्या करेंगे, वो सब मैथ है, बहुत अच्छा है, ठीक है वो करना चाहिए। यहाँ देखो बेटा आप लोग बताओ, बोलो मत, ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें दिखाना है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, आपने आधे प्लांट कौन से लिए थे, कैपिटल टी वाले, वो आधे लिए थे स्मॉल टी वाले का पेरेंटल जनरेशन में, तो मैं लिख दे रहा हूँ हाफ टी, और सॉरी ये तो हमने लिए थे, यहाँ देखो बेटा हाफ टी और प्लस ये तो था। अब इन्होंने क्या किया, इनको 2 बार लिख लो, कैसे लिख लो 2 बार, और इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो करते हैं हम लोग। और जब इनका इससे करोगे, देखो जब ऐसे देखो यहाँ पे और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग बताओ इसका इससे करोगे तो कितना आएगा बताओ, 1/4 कैपिटल टी ऐसा में 1/4, और जब इसका करोगे यहाँ देखो इसका इससे करोगे और उसका इससे करोगे तो पता क्या आएगा, बाद में आएगा 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% यही थे हाइड्रोलाइज वाले, और जब इसका करोगे तो बाद में आएगा 1/4 का स्मॉल टी। ये आप लोग करके देखना, आराम से आ जाएगा, ठीक है यही आएगा, ये करके दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे ना, मल्टीप्लाई कर लोगे। और हमेशा मैं यही कह रहा हूं आपसे, अगर बेटा रेशियो 1:2:1 है किसका, जीनोटाइप, तो हाँ 1 रेशियो, बेटा आप लोग बताओ 1 रेशियो का मतलब कितना हुआ 25%, इसके बाद 2 रेशियो मतलब क्या हुआ 50%, और फिर 1 रेशियो का मतलब कितना हुआ 25%। अब आप लोग मैथमेटिकली लिखोगे तो लिखोगे 1/4 1/2 और 1/4, समझ गए। अगर वो वैसे पूछेगा तो आप बताओगे अगर 1000 प्लांट है तो 250 500 और 250 हुआ कि नहीं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो ये सब तो ये बता रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे टेस्ट क्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट क्रॉस। ये हम लोग कैसे करते हैं, अगर जो क्रॉस कराओगे
उसका तुम्हें मिल जाए 1:1। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रॉस हुआ है हमने करवाया है वो बिल्कुल ठीक है। वो कैसे करते हैं हम लोग, सुन लो बेटा, वो ऐसे करते हैं, अगर आपको बताओ हम लोग 2 पेरेंट ले रहे थे, एक डॉट और एक डॉट। आप लोग बताओ हमें F1 जनरेशन में कोई एक पेरेंट मिल रहा था, कोई कैरेक्टर एक ही तो मिल रहा था, या तो डॉट मिल रहा था या फिर डॉट मिल रहा था। अगर मान लो डॉट मिला और जो नहीं मिला उसके साथ क्या करवा दो, क्रॉस। और जब उसके साथ क्रॉस कराओगे तो आपको आधे आ जाएंगे डॉट वाले और आधे जाएंगे डॉट वाले। करवा के देख लो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, एक सब करा हुआ है यही है, और मैं इसका वैसे करवाऊंगा आपको तो ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ देखो बेटा, आप लोग बताओ मैंने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, मुझे F1 में क्या मिला, क्या नहीं, डॉट वाला। इससे करवा दो तो आप लोग बताओ क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया 1:1, यानी कि 50% आ गया टॉल और 50% आ गया ये जो लिया था हमने पेरेंटल टाइप में, समझ गए। तो जब हमें टेस्ट क्रॉस करना होता है तो जो केस नहीं मिलता है उससे हम क्रॉस करवा देंगे तो आ जाएगा टेस्ट क्रॉस, समझ गए। रेशियो क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट में पूछते हैं या लीक में हो सकता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, या उसने कह दिया कि बताओ हमने इतने प्लांट लिए ये वाले, इतने प्लांट लिए ये वाले, और हमने F1 के बाद क्रॉस कराया तो हमें कितने मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखने 1:1। चाहे आप लोग लिख लो आराम से कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा रेशियो जो आता है वो क्या आता है, 1:1। सही है, 50-50% प्लांट आते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टेस्ट क्रॉस। यहाँ देखो डायग्राम समझते हैं। बेटा यहाँ देखो, ये कह रहा है यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये जो है इन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये देखो कैपिटल W लिया और क्या लिया, स्मॉल w। इसके मैं 2 टाइप कर सकता हूँ, एक तो कैपिटल W स्मॉल w, एक हो सकता है कैपिटल W। अगर मैंने इसका क्रॉस किससे कराया है, स्मॉल w से, तो आप लोग बताओ हेटेरोजेनस कंडीशन आएगी तो सारे प्लांट कैसे आए बताओ, वायलेट सारे दिख रहे। और जब मैंने यहाँ आर्म फ्लावर ब्राइट लिखा है और जब मैंने इसका करवा दिया जो हमें कैरेक्टर नहीं मिला था, स्मॉल w मतलब व्हाइट वाले से, तो देखो आधे फ्लावर कैसे हैं, व्हाइट वाले, आधे कैसे हैं, व्हाइट वाले। और रेशियो कितना आ गया, 1:1। ये लिखा हुआ भी देखो, हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ द फ्लावर आर व्हाइट। आधे हमें मिल गए व्हाइट वाले, आधे मिल गए। तो ये जो था हमारा टेस्ट क्रॉस, समझ गए हम लोग, क्लियर। एक बात और ध्यान रखना हमेशा बेटा, यहाँ सुनो, अगर रुक जाओ तो एक बात और ध्यान रखा करो हमेशा कि ये बात तो आपको पता है ना, क्योंकि आप सिंबलाइज का ही पढ़े हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है। अगर कोई रियल में क्रॉस करवा रहा है तो उसको कैसे पता, उसको तो खाली फिनोटाइप दिख रहा है कि ये वायलेट है या फिर व्हाइट है या फिर टॉल है या फिर डार्क है। तो फिनोटाइप देख के आपको एनवान नहीं लगाओगे हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस, समझ गए। चलो फिर इसके बाद कल मैं करवाऊंगा डायहैबिट क्रॉस, हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप 2 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं सब आपको कल बताऊंगा, ठीक।